हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। ठीक है, और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों को ख़त्म कर दिया है। अब हमने इसको पढ़ा था थ्योरेटिकल बेसिस पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्राफ की। ठीक है, एक बार ग्राफ का लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, और अगर एक बार ग्राफ कंप्लीट हो गया, इसके बाद फिर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की प्रूविंग कर लेंगे, और प्रूविंग के बाद फिर हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज ग्राफ। और आज मैं ग्राफ को पूरा स्टार्ट भी करूंगा और ग्राफ को फिनिश भी करूंगा। अच्छा, ये सबसे टफेस्ट टॉपिक है शायद आपके पूरे मोशन में, और मतलब 98% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टेक्निकली ग्राफ अच्छे से समझ में आता नहीं है, क्योंकि जो भी मेरा 3-4 साल का टीचिंग करियर रहा है ना। तो बेटा इस लेक्चर को कंप्लीट ले लो, 100% गारंटी लेता हूँ ग्राफ ना समझ में आ जाए तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लेकिन समझ लो, पूरा लेक्चर देख लो। ग्राफ बहुत बेहतरीन, मतलब ऐसा मुझे रिव्यूज़ भी मिले जो मैं पिछले 4 सालों में पढ़ाने के, मतलब ग्राफ बहुत बेहतरीन पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ग्राफ को एक बार देख लीजिए। पूरा ग्राफ आज मैं ख़त्म करने में बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से ख़त्म करेंगे, बिल्कुल फंडामेंटल जीरो से उठाएंगे। आइए तो ग्राफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ग्राफ की। तो सबसे पहली बात कि आखिर ग्राफ चीज क्या है, पहले ये तो समझे ग्राफ है क्या, फिर खींचेंगे। लोग पहले ग्राफ खींचना शुरू कर देते हैं, समझते ही नहीं ग्राफ है क्या। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन का। ग्राफ क्या है? किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल मींस पिक्चर के फॉर्मेट में जो रिप्रेजेंटेशन आता है उसे कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ग्राफ करता क्या है? ग्राफ आपको रिलेशन बताता है दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। क्या होती हैं? इंटर रिलेटेड होती हैं। जैसे कि मेरे लेक्चर आते हैं यूट्यूब पे, कभी आते हैं आजकल, कभी नहीं आते हैं, कल नहीं आया था, ऐसा होता है ना। तो ये बताइए, जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स का काउंट इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी नॉलेज भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। जितना ज़्यादा मेरे वीडियोस की कमी होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी नॉलेज में भी क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। या जितनी तेजी से नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेंगे, उतनी तेजी से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जितना स्लोली नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेंगे, उतना स्लोली आपकी नॉलेज क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसका मतलब जो नंबर ऑफ लेक्चर लेने का मेरा जो है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर नॉलेज। तो आपकी नॉलेज और मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स दोनों में क्या है? एक रिलेशन है। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। ठीक है, आपके घर पे अच्छा खाना बनता है तो आपकी हेल्थ लगातार क्या होती जाएगी? इंप्रूव होती जाएगी। आप बहुत गरीब आदमी हैं, आपके घर में खाने को नहीं है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ठीक है, तो जब घर पे खाना ही नहीं है तो अब हेल्थ कहाँ से इंप्रूव हो, है ना। तो ये क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में एक ग्राफ खींचा जा सकता है। आपके घर पे खाने के लिए अवेलेबिलिटी और घर पे पैसे, आपकी हेल्थ। ठीक है, तो खाना इंक्रीज, हेल्थ इंक्रीज, खाना डिक्रीज, हेल्थ डिक्रीज। तो इसका ग्राफ, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना है कि कैसे रिलेटेड है, कौन घट रहा है तो कौन बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है तो कौन घट रहा है। तो ये ग्राफ में ड्रॉ किया जा सकता है। या मेरे नंबर ऑफ लेक्चर और आपकी नॉलेज में एक रिलेशन है, तो इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। तो उस ग्राफ को देख के कोई भी इंसान समझ जाएगा कि जैसे जैसे ये चीज़ इंक्रीज हो रही तो ये इंक्रीज हो रही है, या डिक्रीज हो रही तो ये डिक्रीज हो रही। तो वो उस ग्राफ को देखकर वो इस रिलेशनशिप का आइडिया लगा सकता है। आ रही बात समझ में? जितना कोई भी चीज़ हो, तो मतलब ग्राफ का मतलब ये होता है कि कोई भी दो चीज़ें हैं तो ग्राफ हमेशा दो चीज़ों के बीच में ड्रॉ किया जाता है, पहली चीज़। ठीक है, और उन दो चीज़ों के बीच में ड्रॉ किया जाता है जो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, यानी एक से दूसरा प्रभावित होता है और दूसरे से पहला प्रभावित होता है। तो ऐसी चीज़ों के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। आई बात समझ में? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको दो चीज़ समझाता हूँ। एक होती है प्रोपोर्शनैलिटी। अगर प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो पहले इसको समझो। प्रोपोर्शनैलिटी
तो प्रोपोर्शनैलिटी में मतलब रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप दो टाइप की होती हैं, किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर रिलेशन है तो दो टाइप के रिलेशन होते हैं। कैसा, जैसे मान लो एक है ए और एक है बी, तो अगर ए के इंक्रीज होने पे बी में भी क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। मतलब अगर ए के बढ़ने पे बी भी बढ़ रहा है, जरूरी नहीं कि दोनों बराबर बराबर बढ़े, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बहुत लंबा है, समझ लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, तो अगर एक इंक्रीज हो रहा तो दूसरा भी इंक्रीज हो, एक डिक्रीज हो तो दूसरा भी डिक्रीज हो, ऐसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। अब दूसरी प्रोपोर्शनैलिटी क्या, दूसरी रिलेशनशिप क्या हो सकती है कि अगर मान लो एक बढ़ गया तो उसकी वजह से दूसरा क्या हो जाए, घट जाए। एक घट गया तो उसकी वजह से दूसरा क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी कि अपोजिट रिलेशनशिप हो। क्या हो, अपोजिट रिलेशनशिप हो। ठीक है, जैसे आपके पापा ऑफिस जाते हैं और आप घर पे रहते हैं, आप पढ़ते हैं, पापा जब तक पापा रहे तब तक पढ़ा, पापा निकल लिए आप फ्री। ठीक है, तो अगर आपके पापा के ऑफिस जाने के नंबर ऑफ डेज की मैं बात करूं, तो अगर पापा के ऑफिस जाने के डेज बढ़ जाएंगे तो आपके पढ़ने के आवर्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे ऑब्वियसली। पापा की कोरोना लग गया, कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, कोविड के चक्कर में पापा दिन भर घर में बैठे रहते हैं, बड़ी समस्या लोगों के साथ। अब पापा दिन भर घर में बैठे रहते हैं तो उनके चक्कर में हमें दिन भर पढ़ना पड़ता है। तो अब क्या हो रहा है, पापा के ऑफिस जाने के दिन कम हो गए तो इधर पढ़ने के घंटे क्या हो गए, अपने आप इंक्रीज हो गए। तो ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे एक के बढ़ने से दूसरा घटने लगे या एक के घटने से दूसरा बढ़ने लगे, इस टाइप की रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो अच्छा, अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सिंबलाइजेशन कैसे करते हैं, ये देखते हैं। तो देखो, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को हम इस, अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के लिए अलग अलग साइन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, खाली देख लीजिए कैसे। साइन, ये जो साइन अल्फा टाइप का डिजाइन बना हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल का साइन। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक के बढ़ने, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि अगर ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, ए घट रहा है तो बी भी घट रहा है, यानी कि सेम चेंज होता है दोनों में एक दूसरे की वजह से। ठीक है, अगर कभी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी कि एक के बढ़ने पे दूसरा घट जाता है, दूसरे के बढ़ने पे पहला घट जाता है, तो ऐसे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं, साइन यही लगता है लेकिन दूसरे वाले को अपॉन में लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, अपॉन में। इसको ए प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बी भी लिख सकते हैं या बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इनवर्स का है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का है। आई होप समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट मतलब दोनों में सेम चेंज आए एक दूसरे की वजह से, इनवर्स मतलब एक की वजह से दूसरे में अपोजिट चेंज आए। तो ये हो जाती है रिलेशनशिप कि दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करती हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्राफ पर। ओके गाइस, तो अब देखते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले ये देखिए ग्राफ कितने डिजाइन के हो सकते हैं। अगर, क्योंकि देखिए ग्राफ कोई भी चीज में आप रिलेशनशिप दिखाइए, रिलेशनशिप 2 4 5 टाइप की हो सकती है, वो सारे ग्राफ का आप डिजाइन ध्यान कर लीजिए कि ऐसा ग्राफ है तो ये कैसी रिलेशनशिप है, ये ग्राफ है तो ये कैसी रिलेशनशिप है। आपने ये एक बार ये बात समझ ली तो इसके बाद आपको किसी ग्राफ में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले ग्राफ देखिए कैसे कैसे ग्राफ हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ हो सकता है वो कुछ हो सकता है इस तरह से। मान लीजिए इसको मैं कुछ मान लेता हूँ x और इसको मान लेता हूँ कुछ y, बाद में क्वेश्चन में कुछ ये किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हम एक जनरल ग्राफ कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ग्राफ कुछ ऐसा आता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है y इज कांस्टेंट बट नॉट 0। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू लगातार ये है, ये कुछ भी हो सकती है। मान लो मैंने कुछ a ले ली तो y की वैल्यू a हो जाएगी। देखो x इतना हो गया, अभी इतना हो गया, x लगातार इंक्रीज हो रहा है लेकिन a कांस्टेंट। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि x इंक्रीजेस बट y कांस्टेंट, मतलब नॉट चेंजिंग, y डज नॉट चेंज, y इज कांस्टेंट।
ये यहाँ पर है। अगर अच्छा इसी में दूसरा ग्राफ क्या होगा, अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है, इसी का पार्ट है, अब वो ग्राफ कुछ इसके ऊपर है, कुछ इस तरह से ये ग्राफ है, तो इसका मतलब क्या है, x इंक्रीजेस y जीरो है, x इंक्रीज कर रहा है और y क्या है, जीरो है। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, तो x इंक्रीज हो रहा है लेकिन y लगातार क्या है, जीरो है। तो ये ग्राफ हो गया कि x चाहे कितना भी इंक्रीज होता चला जाए लेकिन y में कोई चेंज नहीं आ रहा, y की वैल्यू जितनी थी शुरुआत में उतनी ही लगातार बनी हुई है। तो ये आपका हो जाता है पहले टाइप का ग्राफ। कैसा हो जाता है, पहले टाइप का ग्राफ। आइए अब दूसरे टाइप का ग्राफ देखते हैं। ये सारे ग्राफ आप याद कर लीजिए, बिल्कुल इनकी इमेजेस बना लीजिए और इनको बिल्कुल रट्टा मान लीजिए। इतना ग्राफ पढ़ लेंगे पूरी जिंदगी, इसके अलावा ग्राफ नहीं समझना पड़ेगा, उससे जुड़े टॉपिक समझने पड़ेंगे। अब मान लीजिए किसी चीज का ग्राफ कुछ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर किसी चीज का ग्राफ जो है वो इस तरह से आता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जैसे ये इसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम y एक्सिस ले रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ ये जो भी रिप्रेजेंट होगा वो हो जाएगा, तो इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये x और ये y, तो इसका मतलब क्या है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। क्या है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि x इंक्रीजेस, y इंक्रीजेस, x डिक्रीजेस, y डिक्रीजेस। आई बात समझ में। अच्छा, किसी ग्राफ से दो चीज़ें कैलकुलेट होती हैं हमारी, इस चीज़ को भी देखिएगा। किसी भी ग्राफ से हमारी दो चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, एक कैलकुलेट होता है एरिया और दूसरा कैलकुलेट होता है स्लोप, ठीक है। एरिया का मतलब होता है x इंटू वाई, क्या होता है, x इंटू वाई। स्लोप का मतलब होता है y अपॉन x, क्या मतलब होता है, y अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और स्लोप का मतलब होता है कोई चीज x एक्सिस के साथ कितना ज्यादा झुकी है, जैसे अभी इतनी झुकी होती है, ऐसे लगातार ऐसे ऊपर होती चली जाए तो ऊपर जा रही, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो अगर कभी ऐसी चीज का ग्राफ है तो इसका मतलब है x इंक्रीजेस, y इंक्रीजेस, x डिक्रीजेस, y डिक्रीजेस, एज वेल एज स्लोप देखना हर ग्राफ में जरूरी है। पिछले वाले ग्राफ में मैंने लिखना शायद भूल गया था, वहां पर लिख देना स्लोप इक्वल टू जीरो। क्या लिख देना, स्लोप इक्वल टू जीरो। पिछली वाले जो पार्ट था, पिछला ग्राफ मैंने बनाया उसमें लिख लो स्लोप इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो स्लोप जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लोप जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, बट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब स्लोप से जो भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होगी, अब क्या रिप्रेजेंट होगी वो अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे, बस पूरा लेक्चर देखते रहो आराम से, पूरा बाद में सम अप कर दूंगा, ठीक है। तो स्लोप इक्वल टू कांस्टेंट मतलब कि नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब क्या हो रहा है, एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्लोप जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कैसे समझते हैं कि कांस्टेंट है, कभी भी अगर ग्राफ का एंगल जो है वो बदल नहीं रहा तो इसका मतलब कांस्टेंट स्लोप ही होता है। बाकी आप ध्यान भी रख सकते हैं इसको। और इनिशियली अगर ओरिजिन से, अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया ऐसा, अब इसमें अगर ये जो ग्राफ है ये 0,0 होता है ना, तो यहां से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, when x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू ऑल्सो 0, ठीक है। इसी का एक केस और बनता है, इसी ग्राफ का केस है वो, तो अलग से नहीं आपको समझना है, बस ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन कल को मान लो ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट हो, यहाँ से ना स्टार्ट हो कि यहाँ से स्टार्ट हो, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सब बस यहाँ पर ये है कि जब इसमें क्या था, जब x 0 था तो y भी 0 था। इसका मतलब क्या है कि जब x 0 है तो y की कुछ वैल्यू, y ये है ना, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू ये है, तो ये कुछ होगी, मान लो कुछ a, तो या a ना लेके मान लो कुछ p ले लेते हैं, a फॉर एक्सेलरेशन होता है, तो y इज इक्वल टू p है। बाकी ग्राफ पूरा सेम है, लेकिन स्टार्टिंग में y की वैल्यू 0 ना होके p है, बस इतने से मतलब है। तो अगर ऐसा ग्राफ कभी दो चीजों के बीच में आता है, इसका मतलब दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा। और ऐसे ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पिछले वाले हॉरिजॉन्टल ग्राफ मतलब स्लोप 0, हॉरिजॉन्टल ग्राफ स्लोप 0। ऐसे लाइन इंक्लाइंट हो जाए किसी एंगल पे इस तरह से, तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट। कैसा स्लोप,
स्लोप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखना। ऐसा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, किसी एक्सिस पे एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा हो, तो स्लोप क्या हो जाएगा, नॉन जीरो होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर स्लोप 10 है तो लगातार 10 रहेगा, 15 है तो 15 रहेगा, 20 है तो 20 रहेगा। आई बात समझ में? तो ग्राफ या तो ऐसे आएंगे, किसी भी चीज के बीच में रिलेशनशिप आप ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं तीसरे टाइप के ग्राफ पे। अब जो एक ग्राफ आ सकता है वो कुछ ऐसा आ सकता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो अगर कभी ऐसा ग्राफ है तो इसका मतलब क्या है, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, कि पहले तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एकदम से क्या हो जाता है, बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है। जैसे इतना बढ़ने में इसने यहाँ इतना टाइम लिया, यहाँ तक देखो अगर आप, और यहाँ से इतने से एकदम इन्फिनिटी चला गया मात्र इतनी डिस्टेंस पे ही, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो अगर कभी ऐसा ग्राफ है तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी x इंक्रीजेस, y इंक्रीजेस, x डिक्रीजेस, y डिक्रीजेस। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है लगातार इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली, सॉरी एक्सेलरेशन, बार बार एक्सेलरेशन आ जाता है, सॉरी स्लोप, स्लोप जो है वो USLY तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, तो इस ग्राफ के स्लोप से जो भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होगी वो भी कंटिन्यूअसली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ऐसा ग्राफ कभी भी आ जाता है तो x और y तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन जो स्लोप होगा तो स्लोप क्या हो रहा होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, इट इज चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी ऐसा ग्राफ है, मतलब कटोरा, नीचे की कटोरा टाइप का, सीधा कटोरा, तो सीधे कटोरे का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्लोप है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगले ग्राफ पर आते हैं। अब ग्राफ ऐसा ना हो कि मान लीजिए ऐसा उल्टा कटोरा हो। कैसा कटोरा हो, उल्टा कटोरा हो, खाना खा के पलटा दिया गया, ठीक है। जैसे बच्चे खाना खाने के बाद कटोरा पलट देते हैं, तो जब खाना खाने के बाद कटोरा पलट दिया आपने, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी x और y तो एक दूसरे को देख के इंक्रीज ही हो रहे हैं, x और y तो एक दूसरे को देख के इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो स्लोप होगा, तो अब ये स्लोप देखिए, अगर यहाँ पे स्लोप देखें तो कुछ झुकाव x एक्सिस के साथ एंगल कुछ इतना बनेगा, यहाँ पे देखें तो x एक्सिस इतना है, यहाँ देखें तो x एक्सिस इतना है, यहाँ देखें तो x के पैरेलल हो गया। तो आप देखो लगातार x एक्सिस के साथ इसका एंगल घटता चला जा रहा है। तो जब x एक्सिस के साथ इसका एंगल लगातार घटता चला जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्लोप जो है वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि ऐसे ग्राफ में जो स्लोप होगा वो कंटिन्यूअसली कैसा माना जाएगा, डिक्रीजिंग माना जाएगा। और जब स्लोप को डिक्रीजिंग माना जाएगा तो किसी भी ग्राफ में स्लोप से जो कुछ भी रिप्रेजेंट होगा, चाहे वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट हो, वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो, जो भी रिप्रेजेंट हो, तो वो वैल्यू भी क्या हो रही होगी, लगातार डिक्रीज हो रही होगी। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ग्राफ अगर बन रहा है तो इसका मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग माना जाएगा इस टाइप के ग्राफ में। आई बात समझ में? तो ये हमने 4 ग्राफ देखे जिनमें कि लगातार x और y एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे, x और y दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे। पहला ग्राफ कुछ इस तरह के था, इसका मतलब इसमें क्या था, x और y प्रोपोर्शनल थे, स्लोप जो था वो 0 था। इसके बाद ऐसा ग्राफ आया, तो ऐसे ग्राफ में क्या था, x और y तो प्रोपोर्शनल थे, लेकिन यहाँ पर क्या था कि स्लोप जो था वो कांस्टेंट था। क्या था, कांस्टेंट था, यानी फिक्स वैल्यू था। क्या था, फिक्स वैल्यू था, 2 3 5 जितना भी था कांस्टेंट लगातार उतना ही था। इसके बाद फिर हमने ग्राफ देखा ये वाला, तो यहाँ भी x और y तो प्रोपोर्शनल थे, लेकिन जो स्लोप था वो लगातार क्या हो रहा था,
इंक्रीज हो रहा था, और चौथा ग्राफ हमने देखा जो इस तरह से उल्टा कट हो रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था, एक्स और वाई तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे, लेकिन जो स्लोप था वो लगातार क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो ये चार ग्राफ आपको याद रखने की, इनमें एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप है, सब में प्रोपोर्शनल है, स्लोप जीरो, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, चार चीजें रट्टा मान लो बिल्कुल। ग्राफ के डिजाइन इससे हटके और कुछ आ ही नहीं सकते, ठीक है। अब एक और बचता है जिसमें एक्स और वाई की इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी की हम बात कर लेते हैं। बस 5 ग्राफ, बात खत्म, ठीक है। आइए देखिए, ये वही स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ का एक दूसरा पार्ट है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे ना हो कि मान लो कल को ऐसे आ जाए, ठीक है। जो ग्राफ हो वो आपका वो कुछ इस तरह से आ जाए। तो अगर कभी ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, x और y एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। कैसे हैं, x और y एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब x इंक्रीज, देखो आप देखो ना, जब x 0 है तो y इतना है, x आगे बढ़ा तो y देखो घट गया, x और आगे बढ़ा y और घट गया, x और आगे बढ़ा y और घट गया, x यहाँ तक पहुँचा y उठ के 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, x जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे जो y की वैल्यू हो लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब x और y में कोई एक चेंज होगा तो x मतलब स्लोप तो जरूर होगा, तो स्लोप जो होगा वो क्या होगा, तो ऐसे स्लोप में क्या होता है, स्लोप कांस्टेंट तो है, फिक्स है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो भी एंगल है उसका फिक्स है, देखो चेंज तो नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ वो स्लोप हमेशा कांस्टेंट ही होता है। कभी भी ग्राफ अगर आ रहा है तो ग्राफ में अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है कांस्टेंट स्लोप। लेकिन अगर ग्राफ इस तरह से है, इधर की ओर झुकाव है, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्लोप। अगर ऐसे उल्टा झुकाव है तो इसका मतलब स्लोप जो होगा कांस्टेंट तो होगा, मगर साथ में क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यानी कि स्लोप से जो भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही होगी उसकी वैल्यू भी लगातार क्या होगी, निगेटिव होगी। इसका मतलब डायरेक्शन बदल गई होगी। क्या हो गई होगी, डायरेक्शन बदल गई होगी। तो इस तरह से हमारे 5 ग्राफ हैं, इन्हीं ग्राफ के थ्रू आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्राफ में आगे क्या समझना है, एक छोटी सी चीज और समझेंगे एरिया और स्लोप वाले में, कि एरिया और स्लोप से आखिर निकलता क्या है। बस इसके बाद हम dt, vt और at ग्राफ 2 मिनट में समझा दूंगा, बस देखते जाओ। अगर कोई ग्राफ है तो उस ग्राफ से 2 चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ का, और दूसरा आप ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में, आपने एरिया कैलकुलेट करना है तो अब क्वेश्चन आपने dt, vt, at के किए होंगे, काफी टाइम हो गया हमको, अब तक आप मोशन पढ़ चुके होंगे स्कूल में। तो एरिया में आप क्या करते हैं, एक्स और वाई, तो आप ये देखते हैं ना कि किसी vt ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, dt ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, at ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, dt ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, vt ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, at ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन ये होते हैं, तो यही तो हमको भूल जाता है कि किसके एरिया से क्या आता था, किसके स्लोप से क्या आता था। देखो एक सेकंड, कुछ नहीं रटना है, बस एक सेकंड देख लो। एरिया कभी भी समझना है कि कोई भी ग्राफ है उसके एरिया से क्या आता है, तो आप क्या समझेंगे, एरिया का मतलब है x इंटू वाई। क्या है, x इंटू वाई, ठीक। स्लोप का मतलब है y अपॉन x। क्या है, y अपॉन x। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, मान लीजिए आपके पास dt ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, dt यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये गांठ बांध लीजिए, एक गांठ लीजिए और उसको बांध लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया t फॉर टाइम। टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, इसीलिए ग्राफ आपके सिलेबस में जितने ग्राफ हैं वो कभी इसके इस पार नहीं आएंगे। वाई एक्सिस के राइट साइड में ही रहेगा, नीचे आ सकता है लेकिन लेफ्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि टाइम कभी उल्टा नहीं चलता है। टाइम 0 से आगे ही बढ़ता है, 0 से -2 टाइम कभी नहीं होता भाई साहब, ठीक है। टाइम हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। कुछ भी आप डिक्रीज कर सकते हैं लेकिन घड़ी हमेशा आगे चलती है।
ठीक है, तो इस तरफ होगा तो टाइम हो गया, और dt ग्राफ है तो ये हो गया डिस्टेंस, तो x पे हो गया t और y पे हो गया d। तो अगर इसके एरिया की बात करें तो x इंटू वाई मतलब d इंटू टी, क्या हो गया d इंटू टी। अब बस ये देख लो कि किस चीज़ का फॉर्मूला है, बस वही निकल आएगा। ये बताओ डिस्टेंस इंटू टाइम कोई फॉर्मूला होता है? मैंने तो नहीं पढ़ाया, तो इसका मतलब होता भी नहीं होगा। तो इसका मतलब dt ग्राफ से कुछ रिप्रेजेंट नहीं होगा, dt ग्राफ के एरिया से कुछ भी नहीं मिलने वाला, फर्जी बात हो गई। ठीक, ओके। अब बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप का मतलब क्या? y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स की बात करें तो y एक्सिस पे क्या है? d है, x एक्सिस पे t है, यानी कि ये हो गया d अपॉन टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है? 100 बार बता चुका हूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यानी कि उस ग्राफ के स्लोप से, dt ग्राफ के स्लोप से हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। अब स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो। आ गई बात समझ में? नहीं आई? बस ऐसे ही। अब आइए वीटी ग्राफ को खट से करते हैं, देखना। मान लो ये v है और ये t है, वीटी ग्राफ हो गया। तो वीटी ग्राफ का एरिया मतलब v इंटू टी। अब तुरंत देखो v इंटू टी किसी चीज का फॉर्मूला है क्या? हाँ, स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या निकल आएगा? डिस्टेंस निकल आएगा। यानी कि आपको अगर वीटी ग्राफ दे दिया गया तो आप उसका अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया से क्या निकल के आएगी? डिस्टेंस निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? डिस्टेंस निकल के आएगी। स्लोप की बात कर लें तो वीटी ग्राफ है y अपॉन एक्स यानी v अपॉन टी। अब इसको देखो, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? v अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, कल ही पढ़ाया। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, यानी कि जो वीटी ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्लोप जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। बस खत्म बात। आई बात समझ में? एटी ग्राफ दिया नहीं लेकिन समझ लेते हैं क्योंकि ये तीनों होते हैं। ठीक है, अब बुक्स में ना दिया जाए, कॉम्पिटिशन में आता है। आइए एटी ग्राफ दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया का कोई भी ग्राफ दे दिया जाए, इतनी नॉलेज बहुत है। एटी ग्राफ, एटी ग्राफ का देखिए क्या? एरिया, एरिया का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो a इंटू टी। ये बताइए एक्सेलरेशन इंटू टाइम कोई फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला एक ही याद रखो खाली, डिस्टेंस इक्वल टू v अपॉन टी। ये हो गया। अब देखो डिस्टेंस निकलता है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। एक्सेलरेशन निकलता है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वेलोसिटी निकलती है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। एक्सेलरेशन निकलता है वेलोसिटी को टाइम से। ऑर्डर में डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम एक्सेलरेशन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। एक्सेलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आ गया। तो अब इसकी हम बात करते हैं एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन को टाइम से ऊपर की ओर जाएंगे। देखो ऑर्डर याद रखो, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, फिर मैंने पढ़ाया आपको स्पीड या वेलोसिटी, फिर पढ़ाया मैंने आपको एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? ऊपर से नीचे अगर आना है, टाइम से डिवाइड करते जाओ, नीचे वाला फॉर्मूला मिलता जाएगा। नीचे से ऊपर जाना, टाइम से मल्टीप्लाई करते जाओ, ऊपर का फॉर्मूला मिलता जाएगा। बस ऑर्डर याद रखो कि सर ने पढ़ाया क्या क्या था। पहले डिस्टेंस पढ़ाया, फिर वेलोसिटी पढ़ाया, फिर एक्सेलरेशन पढ़ाया। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया वेलोसिटी, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया एक्सेलरेशन फॉर्मूला। एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई किया, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये फॉर्मूले आपको इस तरह से याद हो जाएंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, स्लोप पे। तो स्लोप का मतलब क्या हुआ? a अपॉन टी, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। तो भैया एक्सेलरेशन अपॉन टाइम से क्या कोई फॉर्मूला होता है? a अपॉन टी? कुछ नहीं होता भैया। d अपॉन टी हो जाता है v, v अपॉन टी हो जाता है a। अब a के आगे हमने कुछ पढ़ाया आपको एक्सेलरेशन के बाद? नहीं पढ़ाया। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी एटी ग्राफ के स्लोप से कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं होता है। एटी ग्राफ के स्लोप से कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो इस तरह से आपको तीनों ग्राफ में समझ में आ जाएगा कि किसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है और किसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। एक बार क्विक रिवीजन करिए। dt ग्राफ, डिस्टेंस इनटू टाइम, कोई फॉर्मूला नहीं। dt ग्राफ के एरिया से कुछ नहीं मिलेगा। dt ग्राफ के स्लोप की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड या वेलोसिटी, यानी कि dt ग्राफ के स्लोप से हमको वेलोसिटी या स्पीड निकल आएगी। आगे बढ़ते हैं, vt ग्राफ, एरिया, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम फॉर्मूला होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का। तो वीटी ग्राफ के एरिया से निकल आएगी हमारी क्या? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट।
वीटी ग्राफ स्लोप बचा, स्लोप मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम मींस किसका फॉर्मूला बना, एक्सेलरेशन का, यानी कि वीटी ग्राफ के स्लोप से क्या निकल आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकल आएगा। तीसरा ग्राफ एटी ग्राफ, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम फॉर्मूला बना वेलोसिटी का, यानी कि एटी ग्राफ के एरिया से वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। स्लोप की बात करें एटी ग्राफ में, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं, ए अपॉन टी कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब एक्सेलरेशन अपॉन टाइम यानी एटी ग्राफ के स्लोप से कोई भी चीज रिप्रेजेंट नहीं होगी, वो यूजलेस है, ठीक है। तो डीटी ग्राफ में सिर्फ स्लोप यूज का है, वीटी ग्राफ में स्लोप और एरिया दोनों काम का है, और एटी ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एरिया काम का है, यानी कि टोटल 4 चीजें हमारे काम की हैं, डीटी ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का एरिया और स्लोप दोनों, और एटी ग्राफ का सिर्फ और सिर्फ एरिया। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से हमारा dt vt और at तीनों का ग्राफ खत्म हो जाता है। बाकी अब ग्राफ कैसा है, कौन सी चीज कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन में अब हमको समझ में आएगा। बस यहाँ से आपको ये समझ में आ गई ग्राफ कैसे चेंज होता है, क्या चीज कैसे चेंज होगी। बाकी पीछे 5 ग्राफ बनाए थे, चाहे dt हो, चाहे vt हो, चाहे at हो, उन्हीं में से कोई एक टाइप आएगा। तो जो चेंज मैंने आपको दिखाया है तो उसी चेंज को उस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा या समझा जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ग्राफ का फंडामेंटल बस इतना, ये पूरा लेक्चर इतना अगर आपने देख लिया तो बस आपका काम हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आइए थोड़े 1-2 एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अभी थ्योरी पढ़ा दी मैंने, जब तक एनालाइज नहीं करेंगे ग्राफ को पल्ले नहीं पड़ेगा, मैं मानता हूं। तो आइए जरा देखते हैं। ओके, आइए तो जैसे इस ग्राफ को देखते हैं हम लोग। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये एक dt ग्राफ दिया गया। कैसा ग्राफ दिया गया है, dt ग्राफ दिया गया है। तो अब देखिएगा, समझिएगा इसको, किसी भी ग्राफ को करने से पहले तुरंत समझ क्या क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, dt ग्राफ है तो क्या मतलब, dt ग्राफ का मतलब dt ग्राफ का एरिया समझ लेते हैं, बस किसी भी ग्राफ का एरिया और स्लोप समझ लो, बस क्वेश्चन खत्म। dt ग्राफ, अच्छा एरिया मतलब डिस्टेंस इनटू टाइम कर देते हैं। डिस्टेंस इनटू टाइम कोई फॉर्मूला बना नहीं बना, मतलब इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्लोप देख लेते हैं। स्लोप क्या होगा, dt ग्राफ यानी d और t को आपस में कर दो डिवाइड, d और t को आपस में डिवाइड किया यानी कि क्या आ गया, v आ गया। तो इसका मतलब स्लोप से रिप्रेजेंट होगी वेलोसिटी। ठीक है, अब इस ग्राफ को करते हैं एनालाइज। तो इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनलिटी के वाला ग्राफ है, इसका मतलब d इंक्रीज हो रहा है, t भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों एक साथ इंक्रीज करेंगे। स्लोप की बात, अब ये देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब स्लोप क्या है, कांस्टेंट स्लोप है। स्लोप कैसा हो जाएगा इसका, कांस्टेंट स्लोप हो जाएगा। कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो स्लोप कांस्टेंट होगा, इसलिए स्लोप से जो भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होगी वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब dt ग्राफ का स्लोप से क्या रिप्रेजेंट होता है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि 10 है तो 10 की स्पीड से जा रहा है, 20 है तो 20 की वेलोसिटी उससे जा रहा है। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं अभी 1 मिनट में दिखाता हूं कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा पहले डिस्टेंस और टाइम। तो अब देखिए 10 बजे ऑब्जेक्ट घर पे था, डिस्टेंस भी 0 है, वेलोसिटी और टाइम भी 0 है। 10:20 पे ऑब्जेक्ट यहां आ गया। एक मैं ग्राफ थोड़ा बड़ा कर लें, तो पहले dt ग्राफ है तो हमने पहले ही लिख लिया, एरिया से कुछ नहीं, स्लोप से वेलोसिटी। अब समझते रहेंगे। 10:20 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, 10:40 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, 11 बजे ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, 11:20 पे ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पहुँच गया, 11:40 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, 12 बजे ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, फिर 12:20 पे ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पहुँच गया। इस तरह से ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 बजे एट टाइम t = 10 o'clock, यानी कि टाइम टोटल मोशन करने में कितना टाइम हुआ, 0, क्योंकि कुछ बस शुरू कर रहा है अभी, तो डिस्टेंस भी 0 है। 10:20 पे यहाँ पहुँचिए ग्राफ के ऊपर, तो x कभी भी कोई पॉइंट पे वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पे आपको वैल्यू देखने की क्या है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर आप x देखिए तो वो x की वैल्यू हो जाएगी,
और यहाँ पर आप y देखिए तो वो y की वैल्यू, तो हम नीचे की ओर आएंगे तो हमें x मिल जाएगा, बगल की ओर जाएंगे तो y मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि 12:20 पे ऑब्जेक्ट जो है वो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस, या जो भी यूनिट दी गई है, किलोमीटर या मीटर मुझे दिख नहीं रहा तो मान लेते किलोमीटर होगा वैसे, तो यानी कि 12:20 पे ऑब्जेक्ट 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। 11:40 पे ऑब्जेक्ट 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। 11 बजे ऑब्जेक्ट समथिंग 150 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। 10:20 पे ऑब्जेक्ट समथिंग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। 11:40 पे ऑब्जेक्ट समथिंग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। तो अगर पहली बात तो ये ग्राफ, दो चीज़ें आप समझेंगे। पहला कि ग्राफ से एनालाइज करेंगे, तो ग्राफ से एनालाइज क्या करते हैं कि x, जब x की वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू कितनी है। तो जैसे ये dt ग्राफ है तो टाइम इतने पे डिस्टेंस कितनी है, टाइम उतने पे डिस्टेंस कितनी है, टाइम उतने पे डिस्टेंस कितनी है। तो आप ग्राफ को देख के सीधे सीधे ग्राफ पे चले जाइए, पॉइंट्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरा क्या, अब आपको देखना है वेलोसिटी वगैरह इसकी क्या है, तो स्लोप समझेंगे। तो स्लोप से क्या निकली थी, वेलोसिटी, यानी कि हम इस ग्राफ से वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्लोप। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्लोप। तो आपको जहां से जहां तक की भी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वहां से वहां तक का स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया, पहली बात तो आप समझ रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर सिर्फ इसकी बात करें तो इसमें वेलोसिटी शुरू से आखिरी तक कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी। तो चाहे आप यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी देख लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की, चाहे यहाँ से यहाँ तक की, हर जगह वेलोसिटी सेम होगी। तो आप कहीं से कहीं तक की कैलकुलेट कर लें, कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन मैं एक इंडिविजुअल पार्ट ले लेता हूँ। मान लो हमसे बोला गया कि 12 बजे से लेकर ऑब्जेक्ट 1 बजे तक जो चलता है, इस ड्यूरेशन में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। तो कभी भी किसी भी, इसका मतलब स्लोप निकालना है तो एक क्वेश्चन समझ लीजिए, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। स्लोप निकालना है तो स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए आप क्या करिए, ग्राफ के ऊपर वाले पॉइंट से, दोनों पॉइंट जहाँ से जहाँ तक का देखना है वहाँ पे आप पॉइंट कर लीजिए। अब आप क्या करिए, ऊपर वाले पॉइंट से हमेशा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए और नीचे वाले पॉइंट से हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। जब आप ड्रॉ करेंगे तो हमेशा ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगी और आपके पास आ जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप क्या करिए, बस कुछ नहीं, स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद कर लो, स्लोप इक्वल टू, पीछे भी लिखा था मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ तक है पूरी 400, यहाँ तक कितनी है 250, कितनी है 250। तो ये जो गैप होगा ये कितना हो जाएगा, इतना ही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 400 से 250 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 150 का गैप आ गया 150 का, यानी ये जो हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी 150। ठीक है, इसकी बात करें तो x में देखना पड़ेगा। तो अभी बजे थे 12, अभी बजे हैं 13, यानी कि 1 घंटे का गैप है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यानी कि अब आपको अगर कैलकुलेट करना है तो ये कैसे आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 150 और बेस हो गया 1, तो 150 अपॉन 1 यानी 150 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई, 150 किलोमीटर पर आवर। अब बोलेंगे मीटर पर सेकंड सर आपने क्यों नहीं लिखा, किलोमीटर पर आवर क्यों लिखा, SI यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है। तो भाई साहब आप गौर से देखिए, यहाँ पर जो हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है वहाँ पे टाइम दिया गया है घंटे में, और ऊपर जो डिस्टेंस दी गई वो लिख देता हूँ, वो दी गई है किलोमीटर में। तो यहाँ से आएगा जो आंसर हमारा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। आप चाहें तो बाद में कन्वर्ट कर लें। अगर यहाँ पे सेकंड दिया होता, यहाँ पे मीटर दिया होता तो हम अपने आंसर को मीटर पर सेकंड लिखते। आई होप समझ में आया होगा। तो कभी भी कहीं से कहीं से तक की, यहाँ से यहाँ तक की आपको वेलोसिटी कल, अब वैसे अब 150 आ गई तो क्योंकि पता है कि कांस्टेंट स्लोप है, स्ट्रेट लाइन, तो यानी कि स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक वेलोसिटी लगातार क्या रही होगी, 150 रही होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से ग्राफ की हम प्रैक्टिस करते हैं और इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा टिपिकल है। इन जो ग्राफ मैंने ये पढ़ाए हैं इनको आप घर पे जाके पहले पढ़ लीजिए, एक लेक्चर पूरा ये कंप्लीट देख लीजिए। इसके बाद कल हम वेरियस ग्राफ्स की प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको प्रॉपरली समझ में आ पाएगा। शायद एक ही दिन में अगर मैं खींच दूंगा तो शायद ये 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, तो उतना करना अच्छी बात नहीं होगी शायद। तो इतना आप पहले बेसिक ग्राफ्स याद कर लीजिए, कौन सा ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करता है, किस ग्राफ का एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्या कैसे रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद ग्राफ की जो एनालिसिस होगी कि कोई ग्राफ का न्यूमेरिकल आ गया उसको हमें कैसे समझना और करना है, तो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट
क्वेश्चन पर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। और चैनल को यार अगर अच्छा लगा, और ग्राफ बड़ा टिपिकल टॉपिक है जानते हो, अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, स्कूल में, यार जितने भी क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं सबको शेयर कर दो, दोस्त को भी कर दो, दुश्मन को भी कर दो, क्योंकि एजुकेशन सबके पास फैलाई जाती है। ठीक है, तो खूब शेयर करिए, सॉरी गले में कुछ फंस गया, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना रखते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।